नमस्कार, स्वागत है आपका एसआर मध्य प्रदेश में। और हमारे खास कार्यक्रम संवाद में आज हमारे साथ संवाद करने आए हैं उज्जैन के सांसद चिंतामणि मालवीय जी। हम उनसे तमाम तरह की बातें करेंगे, उज्जैन के सिंहस्थ से लेकर तो वहां पर किए जा रहे विकास कार्यों को लेकर, भाजपा में हो रही उथल पुथल से लेकर तो लोकसभा में उठने वाले सवालों को लेकर। चिंतामणि जी, स्वागत है आपका एसआर मध्य प्रदेश में। और शुरुआत हम इसी बात से करेंगे कि आपका जो पॉलिटिकल करियर है वो कहाँ से शुरू हुआ। जहाँ तक मेरी जानकारी है तो आपने छात्र राजनीति से शुरुआत की। आप एक प्रोफेसर भी रहे, लेकिन पार्टी ने आपको मौका दिया, सबको दरकिनार करके आपको मौका दिया, उज्जैन के अन्य नेताओं को, और आपको वहाँ से लोकसभा का टिकट दिया और आपने वहाँ पर भाजपा का परचम भी लहराया और ऐसे व्यक्ति को हराया जिसने वहाँ पर काफ़ी पेट जमा ली थी। कांग्रेस के कैंडिडेट रहे थे प्रेमचंद गुड्डू, जो पूर्व में सांसद रह चुके थे। तो मैं आपसे शुरुआती दौर से जानना चाहता हूं कि आपका राजनीतिक करियर कहां से शुरू हुआ। मैं बहुत प्रारंभ से ही संघ का स्वयंसेवक रहा हूं, बचपन से, और मैं गरीब क्षेत्रों में रहा तो संघ ही मुझे आगे लाया जी। और काम करते करते संगठन में और धीरे धीरे मैं भाजपा की ओर प्रवृत्त हुआ, लेकिन साथ साथ में पढ़ता रहा और पढ़ने में मेरी बहुत रुचि के कारण मुझे जल्दी ही कॉलेज में पढ़ाने का अवसर मिला। मैंने करीब 10 साल माधव कॉलेज में पढ़ाया, फिर मैं यूनिवर्सिटी में हो गया और यूनिवर्सिटी में मैं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट था। और साथ में फिलोसॉफी का अर्थ ही होता है कि कहीं ना कहीं आदमी को उलझाए रखना। तो आपने राजनीति में आके लोगों को उलझाना शुरू कर दिया? नहीं, मैंने तो फिलोसफी बहुआयामी शब्द है और बहुआयामी विषय है, तो मैं तो सेवा और प्रेम में ज्यादा रहता हूँ बजाय उलझाने के। तो फिर एक प्रोफेसर के साथ ही, चूंकि संगठन ने मुझे उचित समझा कि मुझे खड़ा किया जाए, और मैंने संगठन के निर्देश और आदेशों का पालन किया। महाकाल की नगरी कहा जाता है उज्जैन को, और एक बहुत बड़ा आयोजन होने वाला है जो हर 12 साल में होता है, और 22 अप्रैल से सिंहस्थ की शुरुआत होने वाली है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी चाहते हैं कि सिंहस्थ उनके कार्यकाल का है तो सक्सेस हो। पिछले सिंहस्थ में कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ियां हो गई थी। कैलाश विजयवर्गीय के कार्यकाल को लेकर काफ़ी सवाल उठे थे, सिंहस्थ घोटाला भी सामने आया था। अब की बार माखन सिंह को वहाँ का प्रभार दिया गया है। आप क्या मानते हैं वहाँ पर जो सुविधाएं अब तक करा दी जाना चाहिए थी पूर्ण हो चुकी है, क्योंकि वक्त बहुत कम रह गया। शिवराज सिंह चौहान लगातार उस पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। दो विषय पर मैं अपना जोर देना चाहूंगा। सबसे पहले ये है कि हमारी जब सरकार बनी 2004 में, उसके पहले कांग्रेस की सरकार थी, और जब कांग्रेस की सरकार थी तो कांग्रेस के मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने 1 रुपया भी सिंहस्थ में नहीं लगाया। कोई तैयारी उन्होंने सिंहस्थ के लिए नहीं की, कोई काम उन्होंने सिंहस्थ के लिए नहीं किया। और दिसंबर में भाजपा की सरकार बनी और अप्रैल मई में सिंहस्थ था। केवल 3 माह मिले, इन 3 महीनों में तैयारी करना थी, और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने, सरकार ने अपने बहुत ही सक्षम और तेज तर्रार मंत्री आदरणीय विजयवर्गीय जी को काम दिया। मुझे गर्व है कि माननीय विजयवर्गीय जी ने बहुत अच्छे से सिंहस्थ निपटाया, कोई दुर्घटना नहीं हुई, करोड़ों लोग आए, और फिर इस तरह की जो बात है इसका कोई प्रमाण नहीं कि ऐसा हुआ कि वैसा हुआ कि घोटाला हुआ, कुछ नहीं हुआ। उन्होंने एक संत की भांति एक बहुत समर्पण भाव से सिंहस्थ का कार्य कराया। काफी दिलचस्पी लेते हैं वो धार्मिक आयोजनों में। जी हाँ, वास्तव में विजयवर्गीय जी ने जिस तत्परता से और जिस समर्पण भाव से, जिस तपस्या भाव से उन्होंने काम किया है, सिंहस्थ को करवाया, शायद ऐसा कोई और 3 महीनों में नहीं करवा सकता। मैं विजयवर्गीय जी के काम को बिल्कुल प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया जी। जहां तक अभी सिंहस्थ की बात है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसलिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने करीब 4 साल पहले से सिंहस्थ की चिंता शुरू की। 3 साल पहले हमारे सारे काम उन्होंने शुरू किया, पूरा आउटलाइन बनाया, पूरा प्लान बनाया, और अब तक के इतिहास में इतना पैसा कभी उज्जैन में नहीं लगा, इतने काम कभी उज्जैन में नहीं हुए, और करीब 2,500 करोड़ रुपए माननीय मुख्यमंत्री जी ने उज्जैन को दिए। मैं तो कहता हूं कि उन्होंने कृपा दृष्टि नहीं बल्कि कृपा वृष्टि की है उज्जैन वासियों पर, उज्जैन पर, और पूरा एक नया उज्जैन बना करके उन्होंने दिया है जी। वो नजर भी आ रहा है, अब नया उज्जैन नजर भी आ रहा है। सड़कें वहाँ पर चौड़ी हो गई हैं, जहाँ पर बाधाएं आती थी वहाँ से रिमूवल भी किया जा रहा है, मकान भी हटाया जा रहा है, ताकि लोगों को शीर्ष स्थान तक पहुँचने में किसी तरह की दिक्कत ना आए, घाटों तक दिक्कत ना आए। ये काम तो देखने को मिल रहा है वहाँ पर, लेकिन ये बात भी सामने निकल कर आ रही है कि जो भी ठेके दिए गए हैं वो कहीं ना कहीं भाजपा नेताओं के रिश्तेदारों को दिए गए हैं। जो विकास कार्य के ठेके दिए गए हैं उसमें भाजपा नेताओं के रिश्तेदारों को ऑब्लाइज किया गया है।
मैं बहुत जोर देकर के कहना चाहूंगा कि ये केवल भाजपा की सरकार में हुआ है, पारदर्शिता लाने के लिए हुआ है, माननीय मुख्यमंत्री जी के ईमानदार प्रयासों से हुआ है कि अब ऑनलाइन सारे टेंडर होते हैं और ऑनलाइन टेंडर में कौन कैसे कौन भरता है, किसका हायर होता है, किसको मिल जाए, लेकिन ये सवाल का कोई आधार नहीं है। इस तरह के सवालों का, इस तरह के आरोपों का कोई आधार नहीं है, कोई तथ्य इनके पीछे नहीं है। वास्तव में ऑनलाइन टेंडरिंग से टेंडर हुए हैं और मुझे तो ऐसा कोई नहीं मिला। मैं उज्जैन में रहता हूँ, रात दिन उज्जैन में रहता हूँ, मुझे तो कोई नहीं मिला कि जो भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता का रिश्तेदार या भाई और वो काम कर रहा हो या उसे कोई बड़ा ठेका या टेंडर मिला हो। शायद एक भी व्यक्ति ऐसा मुझे तो नहीं मिला कि भारतीय जनता पार्टी का नेता या कार्यकर्ता हो या भाई हो या कोई ऐसा हो जो उसको भाजपा से जुड़ा हुआ टेंडर इस कारण मिला हो। उसकी योग्यता दूसरी हो सकती है, उसने लोअर रेट भरे या वो उन आवश्यकताओं को, उनकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है, इसलिए उसको टेंडर मिला। लेकिन कोई भाजपा के नेता होने के कारण या नेता के भाई होने के कारण या नेता के परिवार होने के कारण किसी को टेंडर मिला हो, ऐसा कोई उदाहरण नहीं है। सिंहस्थ में सबसे बड़ी भूमिका होती है शिप्रा नदी की, उसके स्नान को लेकर काफ़ी चर्चाएं रहती हैं और उसमें स्नान करना आवश्यक भी माना गया है। जो प्रक्रिया है मुझे इतनी सारी जानकारी नहीं है, फिर भी जहाँ तक मैं जानता हूँ कि शिप्रा को लेकर काफ़ी जोर दिया जाता है। ऐसे में साधु संतों द्वारा ये कहा जा रहा है कि शिप्रा का शुद्धिकरण नहीं हो पाया। एक तरफ केंद्रीय मंत्री उमा भारती कहती हैं कि सारी नदियों को साफ किया जाएगा। हम इंदौर की बात करें तो यहाँ की कान्हा नदी को साफ करने की कवायदें की जा रही हैं। तो क्या शिप्रा 3 महीने पहले बिल्कुल स्वच्छ और साफ नजर आने लग जाएगी? ये ठीक है कि छिप्रा पूरे सिंहस्थ का केंद्र है और यह भी ठीक है कि छिप्रा के शुद्धिकरण पे जो 1 साल पहले ध्यान प्रशासन को देना था या जिम्मेदार अधिकारियों को देना था वो नहीं दे पाए, लेकिन उस कमी को अब उन्होंने पूरा किया है और अब टुकड़ों टुकड़ों में छिप्रा को साफ कर रहे हैं, पानी आगे बढ़ा रहे हैं, फिर साफ कर रहे हैं, फिर पानी आगे बढ़ा रहे हैं, फिर साफ कर रहे हैं। तो छिप्रा तो जब सिंहस्थ आएगा तब तक पूरी तरह साफ होगी और उसमें एकदम साफ पानी मिलेगा। आपने कहा भाजपा की सरकार, जो प्रदेश की सरकार है, उसने 4 साल पहले सिंहस्थ को लेकर संज्ञान में ले लिया था। तो फिर अब ये शिप्रा वाला मुद्दा जो सामने आ रहा है, क्या समय रहते वाकई साफ हो जाएगा? क्या शिप्रा को क्यों नहीं लिया गया उस वक्त, जबकि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में भी ये बात हुआ था कि देश की नदियों को जोड़ा जाए, नदियों का स्वच्छीकरण किया जाए, साफ किया जाए उन्हें। और आपके मुख्यमंत्री ने 4 साल पहले जब इस प्रोजेक्ट को हाथ में ले लिया तो फिर शिप्रा की तरफ ध्यान क्यों नहीं दिया गया? और आप वहाँ पर 1 साल 1.5 साल से वहाँ पर लोकसभा सदस्य हैं, मतलब आप वहाँ सांसद हैं, उसके बावजूद आपने संज्ञान में क्यों नहीं लिया? मैंने इस विषय को उठाया तभी ये मुद्दा केंद्र में आया, लेकिन आप प्रक्रिया पे मत जाइए, परिणाम पर जाइए। परिणाम यही होगा कि छिप्रा का पानी एकदम स्वच्छ होगा, साफ होगा। अभी हमारे पास 3 महीने हैं और हमने छिप्रा को साफ करने का काम शुरू कर दिया है। उज्जैन में करोड़ों लोग आएंगे, कुछ लोग वाया इंदौर होकर भी जाएंगे, कुछ कहीं और से आएंगे, तो पूरे देश भर से, इवन दुनिया भर से लोग वहाँ पर सिंहस्थ में हिस्सा लेने के लिए आएंगे। एक मीटर गेज ट्रेन यहाँ से इंदौर से चलती थी, इंदौर से उज्जैन के लिए, खासतौर पर लोगों के अप डाउन के लिए काफ़ी सुविधाजनक ट्रेन थी वो, लेकिन केंद्र सरकार ने, उस रेलवे विभाग ने उस ट्रेन को बंद कर दिया है। ऐसी सूरत में जब आपने चुनाव लड़ा था तो लोगों को वहाँ पर ये आश्वासन दिया था कि जो अप डाउन करने वाले लोग हैं उनके लिए एक नई ट्रेन की शुरुआत की जाएगी। समय लगातार बीतता जा रहा है, लोग परेशान हैं और सिंहस्थ को भी देखते हुए क्या ऐसे इंदौर से उज्जैन के लिए ऐसी कोई व्यवस्था की जाना चाहिए? आपके द्वारा कुछ की जा रही है? मैं ये बताना चाहूँगा कि मैं जैसे ही बना, मैंने सबसे पहला यदि किसी ऑफिस में मैं गया था तो मैं रेलवे ऑफिस में गया था। मैं लगभग रेल मंत्री से 6 बार मिल चुका हूं। इसके अतिरिक्त तो मैंने लोकसभा में भी 2 बार ये प्रश्न उठाया है, उज्जैन फतेहाबाद रेल लाइन का, उसके ब्रॉड गेज का 2 बार मैंने लोकसभा में प्रश्न उठाया है। और मेरे इसी प्रयासों को ध्यान में रखते हुए रेल मंत्रालय ने यह तय किया कि चूंकि 108 करोड़ का कुल खर्च है और उसमें से आधी राशि यदि प्रांत दे दे, प्रदेश दे दे, तो आधी राशि वो करने को तैयार है। तो सिद्धांत था तो करने को तैयार है, सहमत हो गए। अब आधी राशि प्रदेश दे तो ये अपेक्षा भी उनकी अन्यथा है, ठीक नहीं है। प्रदेश की तो आर्थिक स्थिति गड़बड़ है। मैं इसी बात पर आ रहा हूँ, इसी नहीं, ये तो मैं नहीं कहता कि प्रदेश कर्जे में है। प्रदेश की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है, कोई टैक्स नहीं बढ़ाया, उसके बावजूद
ये कैसे आप देखिए कि केंद्र सरकार पेट्रोल के रेट कम शायद करती है, आपके यहाँ पर रेट बढ़ा देते हैं। शिवराज सिंह चौहान हम शायद हम विषयांतर कर रहे हैं, नहीं विषयांतर तो हम बजट पे सवाल आया है, हम बजट पे बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि सैद्धांतिक रूप से रेल बिछाने का काम केंद्र सरकार का है जी। और राज्यों से इस तरह की अपेक्षा चाहे वो नए संदर्भों में हो उचित नहीं है। और हमने फिर उनसे आग्रह किया माननीय रेल मंत्री से कि ये 108 करोड़ का काम आप ही करवाइए, क्योंकि आपने ये कह करके बंद किया था इस लाइन को कि ये पूरी लाइन ब्रॉडगेज में परिवर्तित होगी। इंदौर प्रशासन और इंदौर लोकसभा हमारी सुमित्रा महाजन और नगर निगम कलेक्टर सब इंदौर के लोग जो अधिकारी और नेता हैं वो प्रयास कर रहे हैं कि सीएस में यहाँ से जाने वाले लोगों के लिए किसी तरह की दिक्कत का सामना उनको ना करना पड़े। उज्जैन प्रशासन क्या कर रहा है और आप वहाँ सांसद हैं, आपके द्वारा क्या राय दी गई है वहाँ के कलेक्टर को, कमिश्नर को, और किस तरह की व्यवस्था ऐसी की जाए जिससे वहाँ आने वालों को किसी तरह की कोई परेशानी का सामना न करना पड़े? देखिए, शासन के जितने अंग और जितने विभाग हैं सब अपनी तैयारियां कर रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा डेवलप है, लगभग 11 पुल बनाए हैं, चारों तरफ फोर लेन का निर्माण किया है। किस तरफ से कितने लोग आ पाएंगे इसका अनुमान किया है। इवन यहाँ तक कि जो NH3 है जो मक्सी रोड से जोड़ता है उस पर भी हेवी रोड है, उस रोड को भी ठीक कराने का काम केंद्र से निर्देश दिया है। तो हर तरफ के जो मार्ग हैं उनको सुदृढ़ीकरण उनका क्या है, अच्छे मार्ग बनाने का काम किया है। ऐसा कोई चाहे बिजली हो कोई पक्ष छोड़ा नहीं है हमने। आप आश्चर्य करेंगे कि 7000 जो नए खंबे हैं, पोल हैं, वो मेला क्षेत्र में लगेंगे। 4000 हेक्टेयर में 7000 पोल लगेंगे और करीब 7000 पोल के साथ ही लाइन बिछाई है, 165 किलोमीटर नई लाइन बिछाई है। तो खूब काम हो रहे हैं, बहुत काम हो रहे हैं और निश्चित रूप से उज्जैन का जो सिमस्त है ये बहुत अच्छा सिमस्त होगा। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ जा रहा हूँ। उन्होंने स्वच्छता अभियान की शुरुआत की थी। सभी सांसदों को ये भी कहा था कि वो अपने गृह क्षेत्र में रहें, वहाँ अपनी लोकसभा क्षेत्र में रहें और वहाँ के जो गांव हैं उनको टेक ओवर करें। हमारी इंदौर की सांसद सुमित्रा महाजन ने भी कुछ गांव यहाँ पे टेक ओवर किए। आपने कौन कौन से गांव टेक ओवर किए और वहाँ पर क्या काम है? देखिए, वहाँ अभी उज्जैन में मेरा जो गांव है बिछड़ोद है, बहुत अविकसित गांव था, अल्पविकसित गांव था और वहाँ बहुत सारे काम हमने करवा दिए। वहाँ के डीम को ठीक कराने की शुरू हो गया है और रोड बन गई है जो पहुंच मार्ग है वो प्रधानमंत्री रोड में स्वीकृत करा दी है। वहाँ के स्कूल, वहाँ का चिकित्सालय और जो सुविधाएं, आंतरिक मार्ग, वहाँ पानी की व्यवस्था, इन सब के लिए लगातार प्रधानमंत्री चाहते थे कि आदर्श गांव बनाया जाए। क्या है कि आप लोकसभा क्षेत्र में कुछ गांव ऐसे हैं जो आदर्श की श्रेणी में। हाँ, लेकिन आपको कब पहुंचेंगे और पहुंचने में कितना समय लगेगा ये इस पर निर्भर करता है कि आप कहाँ से चले थे जी। तो जब विकास की बात होगी तो हमें देखना पड़ेगा कि हम कहाँ से शुरू हुए। तो अगर पहले से विकसित गांव हो वही ले लिया है तो फिर बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं, काम दिखता है। अगर बहुत नीचे का गांव ले लिया है, गड्ढे का गांव है, अगर उसको करना है तो समय लगता है। हिसाब से जो बिछोड़ी गांव था वो काफी डेवलप अब हुआ है, पहले नहीं था। पहले ऐसा नहीं था, अब तो वहाँ बहुत काम हुआ है। बलेडी भी आपने लिया? बलेडी भी था, मैंने 6 गांव लिए। सारे गांव में मैंने सोलर लाइटें कराने के मैंने 6 गांव लिए थे, लेकिन वो जो नियमानुसार तो केवल बिछोड़ था, क्योंकि संसदीय क्षेत्र में 1 गांव लेना था। 6 गांव मैंने इसलिए लिया था कि मेरा आना जाना वहां ज्यादा रहे और मैं वहां अगर ज्यादा जाऊंगा तो निश्चित रूप से शासकीय सुविधाएं, शासकीय योजनाएं भी वहां ज्यादा आएगी। तो ऐसे करके मैंने 6 गांव लिए थे। 6 गांव में मैंने चाहे वो कंप्यूटर शिक्षा हो, चाहे सोलर लाइट हो, चाहे आंतरिक मार्ग हो, सीमेंट कंक्रीट हो, और भी इस तरह के जो काम है ये कराने का किया है। जैसे बलेडी में तो टंकी नहीं थी, टंकी बंद हो गई थी, पानी नहीं था, फिर टंकी का काम बंद हो गया था और करीब 2 साल से बंद था। मैंने उस टंकी के काम को शुरू करवाया, वहाँ पानी, अब नल जल योजना शुरू हो गई है। तो ऐसे तमाम काम किए हैं। ये भी कहा जाता है कि कई सारे गांव में, वैसे कि आपने बताया कि नियमानुसार एक ही गांव मुझे लेना था गोद, लेकिन आपने जहाँ जहाँ पे भूमि पूजन किया है वहाँ पर सभी जगह काम नहीं शुरू हो पाया तक। ऐसा नहीं है कि, वैसे तो मैंने, ऐसा नहीं है कि भूमि पूजन किया और काम शुरू नहीं हुआ। अब जैसे प्रधानमंत्री रोड है और मैंने भूमि पूजन किया तो काम का जो समय लगता है 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना। अब इसी को अगर हम कहने लगे साहब आप भूमि पूजन तो कर गए, काम शुरू नहीं हुआ, ये तय है कि स्वीकृति के बगैर, पैसा आने के बगैर
उसके सारे जो काम, जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के बगैर मैंने भूमि पूजन नहीं किया। लेकिन फिर भी समय यदि लगता है तो मशीनरी का काम है। ऐसा नहीं है कि हमने जाकर के वहां भूमि पूजन कर दिया और कुछ था ही नहीं, कोई योजना ही नहीं थी, ऐसा तो है नहीं। सत्यनारायण जटिया ने लगातार उज्जैन की सीट भाजपा की झोली में डाली और उसके बाद प्रेमचंद गुड्डू ने उन्हें हराया जी। उसके बाद ऐसा लग रहा था कि अब प्रेमचंद गुड्डू वापस से यहाँ से चुनाव जीत जाएंगे। लेकिन आपके प्रयास और मोदी जी की लहर जो चल रही थी उस वक्त देश में, उसने आपको जीत दिलाई जी। और आपको क्या लगता है कि जो प्रेमचंद गुड्डू ने कराया था वो नाकाफी था, इसके चलते आपको जीत मिली है, ये एक लहर के चलते आपको जीत मिली? देखिए, चुनाव कंपाउंड फिनोमेना है, बहुआयामी पक्ष है और किसी एक कारण को हम ये नहीं कह सकते कि इस कारण आप जीते या इस कारण आप हारे। चूंकि बड़े मार्जिन से मैं जीता हूं, उसका कारण ये है कि माननीय प्रेमचंद गुड्डू ने कोई काम उज्जैन में नहीं किया, वो उज्जैन में रहते नहीं थे, उज्जैन में मिलते नहीं थे किसी से, और उनका कोई ऐसी उपलब्धि नहीं थी जिसको वो जनता को बता सके, या कम से कम वहां रहते, जनता से मिलते, जनता के बीच में से एक होते, तब भी कोई बात नहीं थी। और बहुत बड़ी जीत का कारण यही था कि प्रेमचंद गुड्डू नितांत अलोकप्रिय थे उज्जैन में। वैसे जीत का श्रेय तो हमारे नेता माननीय प्रधानमंत्री जी को जाता है, माननीय मुख्यमंत्री जी को जाता है, जिन्होंने मध्य प्रदेश में खूब भारतीय जनता पार्टी के आधार को बढ़ाया है, और हमारे कार्यकर्ताओं को जाता है, भारतीय जनता पार्टी के उन समर्पित कार्यकर्ताओं को जाता है, जनता को जाता है। मैं तो एक छोटा सा अंग हूँ उसका। जी। अभी पिछले कुछ महीनों में ये देखने में आया कि कहीं ना कहीं बीजेपी का ग्राफ लगातार नीचे आ रहा है, खासतौर पर उपचुनाव को लेकर। झाबुआ में आपको हारना पड़ा, देवास में आपका जो जीतने का पैमाना था वो कम हो गया, नगरीय निकायों में कई सारी जगह जहां पहले आप काबिज थे वो स्थान कांग्रेस के पक्ष में चले गए। ऐसा नहीं लगता है कि आपको कहीं ना कहीं नेतृत्व की कमी है? शिवराज सिंह चौहान का अब जादू नहीं चल रहा है? नहीं, माननीय शिवराज सिंह जी चौहान बहुत करिश्माई नेता है और उनके नेतृत्व में पार्टी ने ऐसे आयाम, ऐसे ऊंचाइयां तय की है कि जो और कोई कर नहीं सकता। आप देखिए कि 29 में से 27 सीट भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, तो ये निश्चित रूप से उनके नेतृत्व का कमाल है। बहुत अच्छे नेता है और उनके नेतृत्व में ही भारतीय जनता पार्टी का इतना विस्तार हुआ है। जहां तक ये कहना कि चुनाव हार रहे हैं, कुछ चुनाव में हार गए, तो ये लोकतंत्र का सौंदर्य है। आपको अंतर करना पड़ेगा तानाशाही और लोकतंत्र में। अगर लोकतंत्र में विपक्ष नहीं होगा तो हमारा लोकतंत्र अधूरा है। तो जीतते हैं तो उन्हें बधाई है, काम करना चाहिए। नरेंद्र सिंह तोमर जी के बाद नंद कुमार सिंह चौहान को भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, हालांकि कम कार्यकाल मिला उन्हें, और हाल ही में घोषणा कर दी गई है कि नंद कुमार सिंह चौहान दोबारा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष होंगे। क्या आप मानते हैं कि जब उनको कार्यभार सौंपा गया था उसी दौरान उपचुनाव भी हुए, नगरीय निकाय के चुनाव भी हुए, और उन्हें वो सफलता नहीं मिली जो सफलता नरेंद्र सिंह तोमर के कार्यकाल में भाजपा को मिली थी? तो ऐसा लगता नहीं आपको कि आप संगठन से जुड़े हुए हैं, आप आरएसएस से जुड़े हुए हैं, वहाँ पर काफ़ी मंथन होता है, काफ़ी बौद्धिक बातें होती हैं, तो निर्णय लेने की क्षमता सिर्फ, और ये कह दिया गया कि निर्णय लेने का जो भी फैसला होगा वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ही लेंगे, तो संगठन अलग हो गया और सरकार अलग हो गई, आरएसएस अलग हो गई। क्या मानते हैं आप इसको कि दोबारा रिपीट करने की वजह क्या? दोबारा रिपीट करने की उनकी संगठन क्षमता है। माननीय, ये ठीक है कि चुनाव में परिणाम अलग तरह के हुए, लेकिन हमने कई सारे चुनाव जीते भी है, सब चुनाव हारे नहीं है, हमने चुनाव जीते भी हैं। नगर पंचायत जीती है, नगर पालिकाएं जीती है, तो उनके मार्गदर्शन में और उनके नेतृत्व में हम चुनाव जीते भी हैं। और केवल जीत हार में प्रदेश अध्यक्ष ही सारा उन्हीं पर डाल दिया जाए, ऐसा नहीं है। नीचे पूरे एक संगठन है, कार्यकर्ता है, एक पूरी सांगठनिक व्यवस्था है। तो केवल माननीय इस सबका कारण केवल उनको नहीं माना जा सकता, उनके सक्षम नेतृत्व में ही हम इतने सारे चुनाव जीते भी हैं। और ये अपेक्षा करना कि साहब सारे ही चुनाव बीजेपी जीतेगी, ये तो चलता है लोकतंत्र में। तो निश्चित रूप से माननीय नंद कुमार सिंह जी बहुत अच्छे नेता हैं, वो हमारे अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में काम करने में पार्टी बढ़ी है, संगठन मजबूत हुआ है और आगे भी होगा। अब मैं सीधी बात करता हूँ आपके लोकसभा से जुड़ी हुई। दिल्ली में जब भी लोकसभा सदन में हंगामा होता है तो आप क्या मानते हैं विपक्ष को क्या करना चाहिए? हालांकि मीडिया लगातार कहता है, तो हम भी इस चीज़ को प्रकाशित करते हैं, दिखाते भी हैं कि किसी बिल को पास करने के लिए विपक्ष का सहयोग और उसका समर्थन चाहिए, उसे व्यक्तिगत रूप से बहस करना चाहिए उन मुद्दों पर, और सदन को चलने देना चाहिए।
कांग्रेस का सोच कभी भी लोकतांत्रिक नहीं रहा है। उसके बहुत प्रारंभ से यदि हम ले लें तो लोकतंत्र के नाम पर वहां पर तानाशाही हमेशा रही है। बहुत लगभग सर्वानुमति से या चुनाव के बाद पट्टाभी सितारमैया से सुभाष चंद्र बोस जीते थे और पट्टाभी सितारमैया को यहाँ तक कि गांधी नेहरू सबका समर्थन था, उसके बावजूद वो हार गए थे। लेकिन उसके बावजूद उन्हें त्यागपत्र देना पड़ा सुभाष चंद्र बोस को। उनको लोकतांत्रिक रूप से जीते लेकिन उनको हटा दिया गया। उसके बाद सीताराम केसरी बहुत सालों बाद लोकतांत्रिक रूप से कांग्रेस के अध्यक्ष बने, चुनाव जीत करके अध्यक्ष बने। लेकिन उसके बाद सोनिया, जो उसमें 6 महीने, माननीय सोनिया गांधी जी 6 महीने पहले कांग्रेस में आई थी और 6 महीने में उन्होंने सीताराम केसरी को हटाया, सोनिया गांधी जी अध्यक्ष हो गई बगैर चुनाव के। और आज तक फिर चुनाव नहीं हुए और बगैर चुनाव के आज तक कांग्रेस की अध्यक्षा है। इसका मतलब है कि लोकतंत्र का भाव कांग्रेस में नहीं है। फिर यही वो रूपांतरित इंदिरा गांधी जब थी तो इंदिरा गांधी चुनाव हार गई, कोर्ट चुनाव जीती गलत तरीके से, कोर्ट ने कहा कि चुनाव आपका गलत है, निरस्त किया, तो उन्होंने फिर लोकतंत्र का गला घोटने का काम किया और जो मिसा लगाया। चिंतामणि जी, आप बता रहे हैं लोकतंत्र नहीं, मैं उसी को आगे कर रहा हूं कि फिर आप देखिए कि वही काम वो सदन में भी दिखाती है। कांग्रेस हार को पचा नहीं पा रही है, स्वीकार नहीं कर पा रही है और लोकसभा में हार का बदला वो राज्यसभा में ले रही है क्योंकि राज्यसभा में उसका बहुमत है। लोकसभा में भी जो महत्वपूर्ण और जनहितैषी लोक कल्याणकारी गरीबों के हितों के बिल थे, उन बिलों को रोकने का काम, इवन ये जो ज्वेलाइन बिल है ये तक उन्होंने रोका हुआ था। अगर ज्वेलाइन बिल हमने रखा था तब पास हो गया होता तो ये जो अपराधी आज छूटा है उसको सजा मिलती। अगर वो रिहा हुआ है तो उसकी जिम्मेदार कांग्रेस है। ऐसे कई अच्छे बिलों को रोकने का काम भी कांग्रेस कर रही है। जीएसटी जो खुद कभी कांग्रेस ने रखा था उसको रोकने का काम कांग्रेस कर रही है। जो भूमि अधिग्रहण बिल है वो रोकने का काम कांग्रेस कर रही है। तो वास्तव में कांग्रेस का काम अलोकतांत्रिक तो है ही, वस्तुतः राष्ट्र विरोधी भी है। केवल अपने 2 लोगों को बचाने के लिए, कांग्रेस और राहुल गांधी को बचाने के लिए, उनकी करोड़ों की संपत्ति को बचाने के लिए, उनके घोटालों को बचाने के लिए, चाहे वो नेशनल हेराल्ड का मामला हो या इस तरह के मामले, सरकार को दबाव बनाना और जो काम न्यायालय में होना चाहिए उसको सदन में करने की कोशिश, तो कुल करके दबाव बनाते हैं। और वास्तव में इस देश की करोड़ों करोड़ जनता के खिलाफ ये अपराध है अगर सदन वो नहीं चलने देते। अभी आपने कहा कि कांग्रेस में लोकतंत्र नहीं है। हाँ। सवाल मैं आपसे जानना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ आपसे कि बीजेपी में क्या लोकतंत्र बचा है? नंदकुमार सिंह चौहान जी की हम नियुक्ति देख लें, इसमें कहाँ चुनाव हुए बताएं। आप इंदौर शहर के अध्यक्ष की बात कर लें, कैलाश शर्मा जी, कहाँ पर चुनाव हुआ है? लोकतंत्र कहाँ? आपकी पार्टी में भी लोकतंत्र खत्म होते जा रहा है। नहीं, लोकतंत्र है तभी तो प्रक्रिया है, लोकतंत्र है तभी तो घोषणा कल है। लोकतंत्र का मतलब क्या? सब लोगों की इच्छा या अधिकतम लोगों की इच्छा। अब अधिकतम लोगों की इच्छा ना होकर के अधिकतम लोगों की इच्छा, ये कांग्रेस पे भी तो हो सकता है। कांग्रेस के कुछ लोग चाहते हैं, नहीं, वहां चुनाव ही नहीं होते हैं। हमने किसी चुने हुए अध्यक्ष को हटाया नहीं है, वहां हटाया गया है तो वहां चुनाव होते ही नहीं, प्रक्रिया होती ही नहीं। हमारे यहाँ तो आप देखें ना कि कोई भी व्यक्ति, इससे बड़ा लोकतंत्र और क्या होगा कि 2 बार से अधिक कोई अध्यक्ष रिपीट नहीं होगा। इससे बड़ा लोकतंत्र और क्या हो सकता है कि हमने संविधान में किया है कि कोई भी व्यक्ति केवल 2 बार ही अध्यक्ष बन पाएगा, तीसरी बार नहीं। सोनिया गांधी कितने सालों से बन रही है, तो हमारी पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है, उनकी पार्टी तानाशाही राहुल को बना रहे हो। खबर आ रही है ऐसी कि राहुल को बनाने वाले 8-9 तारीख के बाद राहुल गांधी को शायद कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाएगा। खैर वो उनका ठीक है। ये मेरे लिए तो खुशी की बात है कि राहुल गांधी अध्यक्ष बने, तो जहां 44 पे आ गई है निश्चित रूप से 4 पे आ जाएगी पार्टी। और नहीं चिंतामणि जी, इसमें एक चीज और पूछना चाहता हूँ मैं। 2015 का जो साल गया उसमें कई सारे घटनाक्रम घटे। केंद्र की सरकार ने, मोदी जी ने मानो जैसे अब चुप्पी सी साध ली है, किसी भी इशू पर वो रिएक्ट नहीं करते वो, या फिर कोई सा भी मामला हो, किसी भी तरह का मामला हो, मोदी जी रिएक्ट नहीं करते। क्या वजह है? चुनाव के पहले तमाम तरह की घोषणाएं करते थे, मंच से लगातार बातें करते थे, लोगों को बताते थे कि हम ये करने वाले, हम वो करने वाले। हम पाकिस्तान की बात कर लें, वे अभी सीधे काबुल से उड़कर लाहौर चले गए, नवाज शरीफ से मिलकर आ गए और 8 दिन बाद यहाँ पर हमला हो जाता है आतंकवादी। तो क्या, कौन सी कूटनीति है? आपके बड़े बड़े नेता बोलते हैं कूटनीति है, और जबकि सुरक्षा विशेषज्ञ जो हैं, जो कई सारे कर्नल रहे हैं, मैंने टीवी शो पर उनकी बातें सुनी, तो उनका कहना कि ये गलत है, हमें ऐसा इसका जवाब, ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए। देखिए, पहले
जब उधर से गोली चलती थी पाकिस्तान की तरफ से तो इधर से सफेद झंडा लहराया जाता था और बातचीत तब भी जारी थी। इधर हमारी सेना के हाथ बांध दिए गए थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। उधर से एक गोली चलती है, इधर से 10 गोली चलती है। और यही कारण है कि पाकिस्तान को बहुत अधिक जनहानि और संपत्ति की हानि, जब भी गोली चलती है, जब भी क्रॉस फायरिंग होती है, तो उसमें पाकिस्तान को नुकसान उठाना पड़ा है, इसलिए उसमें कमी भी आई है। अब चूंकि पाकिस्तान पे सेना का नियंत्रण ज्यादा है और वो इसी में ज्यादा विश्वास रखते हैं, इसलिए ये तो होगा। ये इस देश की परिस्थितियों में व्याप्त है कि पाकिस्तान बंदूक का मुंह खोलेगा, हमको भी इधर से करना है। ये बात ठीक है कि हमको और ज्यादा आक्रामक तरीके से जवाब देना चाहिए, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी का पाकिस्तान जाना ये कोई कम आक्रामक कदम नहीं था। इसे आक्रामक माना जाए? बिल्कुल, कि पहली बार भारत का प्रधानमंत्री इतना साहस करता है। तो वहां पर जाके उन्होंने किसी, जहां तक जानकारी है, वहां पर जाके देश के मामले में कुछ चर्चा नहीं की। उन्होंने वहां पे शादी अटेंड की है, नवाज शरीफ के माता जी के पांव छुए हैं। ये तो चलिए, ये मान ले हमारे ये सब संस्कार है हमारे, ये कूटनीति संस्कार भी है और ये तो कूटनीति का हिस्सा है कि हमने बताया कि हम इतने निकट भी होना चाहते हैं। अब आपकी तरफ से गोली चलती है तो गोली का जवाब गोली में दिया जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि देश से कहीं भी पाकिस्तान के सामने थोड़ा झुका है या हम जवाब नहीं दे रहे हैं उनकी आक्रामक गतिविधियों का। हम लगातार जवाब दे रहे हैं और राष्ट्र का स्वाभिमान बढ़ाने का काम जो भारतीय जनता पार्टी ने किया, इसके पहले कभी नहीं हुआ। चीन बार बार हमारी सीमाओं में घुस आता था कांग्रेस के शासन में, बांग्लादेश बार बार हमारी सीमा में घुस आता था, हमें मुंह चिढ़ाता था, बांग्लादेशी घुसपैठी आते थे, तार की बॉर्डर नहीं लग पाती थी और चाइना के लोग इवन हमारे कैमरे तक तोड़ के ले जाते थे और उनके सैनिक बड़ी, मतलब हमारे यहाँ के लोगों को मार करके जाते थे, हमारे यहाँ के खच्चर और जानवर पशु ले जाते थे उधर। अब कोई चीनी इधर नहीं आता और पहली बार पूरी ब्रिगेड मूव करने का काम ये हमारी सरकार ने किया। तो चाइना के अतिक्रमण की जो घटना है उसमें कमी आई है, पाकिस्तान की इसमें कमी आई है, तो देश का सम्मान तो बढ़ा है। दिल्ली की सरकार और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लगातार ये आरोप लगाते हैं कि प्रधानमंत्री उन्हें प्रदेश में काम नहीं करने देना चाहते। ये आरोप को आप किस नजर से देखते हैं? दिल्ली कंट्रोल में है केंद्र के। मैं जहां तक बारीकी से देखता हूं और उनकी गतिविधियां, उनके शब्द, उनका, मुझे ऐसा लगता है कि केजरीवाल जी है, उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। अभी चाहे RD1 प्रकरण को ले लें, हम इस तरह के प्रयोग करते हैं और दिल्ली की जनता का भगवानी मालिक है कि उन्होंने एक ऐसा गलती में ऐसे नेता को चुन लिया जो केवल उन खिलवाड़ करेगा, केवल कुछ तो काम करना नहीं है, केवल केंद्र पे मैंडेट है। वो 70 में 67 सीटें जीते हैं वो लोग। हाँ ठीक है, ये एक्सीडेंटल है और ये गवर्नमेंट बाय एक्सीडेंट है। ऐसा कोई लोकप्रियता से जीतने में ऐसा नहीं है। कई सारी परिस्थितियां, मैंने प्रारंभ में कहा कि चुनाव जीतने में कोई सिंगल उन्हीं की लोकप्रियता ऐसा नहीं है। और ग्रेट मोदी जी की है निश्चित रूप से, और ग्रेट मैंडेट उसे कहा जाए, लेकिन उसके बाद जो मैं बहुत हल्के शब्दों में कह रहा हूँ कि पागलपन, जिस तरह का वो काम कर रहे हैं RD1, इसका इतना बुरा इफेक्ट वहां जाएगा और बहुत जल्दी वो नितान, अभी आप नगर पालिका के चुनाव आ रहे हैं 2017 में, इसमें परिणाम देखेंगे कि केजरीवाल की पार्टी पूरी तरह साफ हो जाएगी। आपने कहा है कि नरेंद्र मोदी जी का जलवा अभी बरकरार है, लेकिन बिहार चुनाव में फिर बीजेपी की क्या स्थिति हुई? आप कैसे कह सकते हैं ऐसा कि नरेंद्र मोदी जी का जलवा अभी बरकरार है, जबकि उन्होंने बिहार में तमाम बड़े नेताओं ने वहां पर सभाएं की? साथ ही में इसमें एक प्रश्न और जोड़ लेता हूं मैं, अरुण जेटली जी वाला और कीर्ति आजाद को लेकर, कि आप ही के पार्टी के सांसद जब किसी भ्रष्टाचार को उजागर करना चाहते हैं, बताते हैं, तो उन्हें रवानगी दे दी जाती है। चूंकि वो, मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं नहीं बीजेपी का, और आप उनसे उज्जैन से संबंधित तो प्रश्न पूछे तो निश्चित रूप से मैं बड़ा अधिकार पूर्वक उनका जवाब दूंगा। सांसद है और वह दिल्ली जाते हैं, इसलिए ये वाले सवाल और मुझे ऐसे प्रश्नों पर कुछ कहना उचित भी नहीं है, लेकिन मैं इतना मानता हूं कि अगर पार्टी ने उनको शोकाज नोटिस दिया है या उनको निलंबित किया है तो उसके पर्याप्त कारण और आधार होंगे। पार्टी को नुकसान पहुंचाना ये भी एक कारण उसका होगा। और दूसरा, जहां तक जेटली जी की बात है, जेटली जी खुद इतने संपन्न और इतने बड़े वकील हैं कि उनको किसी ऐसे छोटे मोटे करने की आवश्यकता नहीं है। और उनके समर्थन में कई क्रिकेट से जुड़े लोगों ने, यहाँ तक कि शरद पवार जो बहुत ही प्रामाणिक नेता है विपक्ष के, कांग्रेस के, उन्होंने तक कहा कि अध्यक्ष की इसमें भूमिका नहीं होती कि क्या खरीदा जाए, किनसे खरीदा जाए। तो इस तरह के आरोप केवल व्यक्तिगत राग द्वेष से प्रेरित है, द्वेष से प्रेरित है, उसमें कोई तथ्यात्मकता या अध्यक्ष ने कह दिया हो कि आप ऐसा खरीदो, ऐसा करो, मुझे नहीं लगता। वो केवल
एक संवैधानिक पद मात्र है, उसका बहुत सारी फंक्शनिंग में योगदान नहीं होता, भाग नहीं होता। चिंतामणि जी, हमारे से चर्चा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ उज्जैन के सांसद चिंतामणि मालवीय जी थे, जिन्होंने बताया कि सिंहस्थ में किस तरह की व्यवस्थाएं में जुट रहे हैं, केंद्र सरकार क्या कर रही है। प्रधानमंत्री पाकिस्तान गए थे तो उसकी वजह क्या थी, अरुण जेटली का उन्होंने साफ साफ कहा कि ये मामला मेरे से जुड़ा हुआ नहीं है। तो निश्चित रूप से हमारा केंद्र बिंदु यही था कि आने वाला सिंहस्थ कैसा होगा, खास तौर पर सांसद की नज़र में, और वो क्या क्या सुविधाएं वहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को दे पाएंगे। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए एसआर मध्य प्रदेश।